प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है। मैं आज NMMS छात्रवृत्ति की जो परीक्षा हाल ही में कक्षा 8 के बच्चों की संपन्न हुई, उसके पेपर को व्याख्या से हल कर रहा हूँ। पहला पार्ट है हमारा सामाजिक विषय का। तो इसमें पहला प्रश्न है हमारे पास, किताब अल हिंद नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है। तो देखिए, इस पुस्तक के लेखक हैं जो कि एक ईरानियन स्कॉलर थे और इनका नाम है अल-बरूनी, और इन्होंने ये किताब लिखी है। और इस किताब में जो है हिंदुस्तान की कई बातों का वर्णन किया गया है, यहाँ के रहन सहन, खान पान और धार्मिक प्रवृत्ति और इस सब का वर्णन इस किताब में किया गया है। और ये अरबी भाषा में लिखी गई है। वह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। नेक्स्ट, स्तंभ ए और बी का मिलान करना है। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ मिलान करने के लिए दे रखे। एक शब्द दिया है देवदान, तो जाहिर है कि आप समझ पाएंगे कि ये मंदिर में उपहार में दी गई भूमि के लिए आया होगा। शाला भोग, शाला जैसे विद्यालय को बोलते हैं, तो यहाँ विद्यालय में रख रखाव के लिए भूमि पे आया होगा। और यहाँ बेलन वगाई, तो ये जो है गैर ब्राह्मण किसान की भूमि को बोला जाता था। और ये पलीचंदम जो है जैन धर्म को उपहार दी गई भूमि को बोला जाता है। तो यानी पहले का डी होना चाहिए, दूसरा देवदान वाली का सी होना चाहिए, तो डी और सी, और साला भोगी का बी होना चाहिए, तो डी सी बी, तो ये सी वाले में है। तो दिस इज द आंसर। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देना प्रारंभ किया गया। तो ये सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी थे, जो अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या करने के बाद गद्दी पर बैठे थे। और इनके द्वारा जो है बाजार से संबंधित बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए थे। यहाँ इनके समय में ऐसा होता था, तो इन्होंने नगद वेतन देना शुरू किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी, डी इसका आंसर होगा। चोल प्रशासन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन छांटिए। किसानों की बस्तियां उर कहलाती थी, डेफिनेटली उनको उर के नाम से जाना जाता था। और गांवों के समूह को नाड़ू कहा जाता था, बिल्कुल सही बात है। और नगरम नामक व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे, ये भी सही है। तो अब केवल गलत हमारा बचा सी वाला। निम्नलिखित में से सत्य कथन छांटिए। इसमें हमने ट्रू स्टेटमेंट छांटना है। तो मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास करते थे, बिल्कुल नहीं। ज्येष्ठाधिकार का मतलब होता है कि जैसे बड़े पुत्र को संपत्ति का अधिकार देना, लेकिन ऐसा नहीं था मुगलों में। पानीपत का युद्ध बाबर ने अफगान शासक बहलोल लोदी को परास्त किया, नहीं। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था पानीपत का पहला युद्ध, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकर साहब मनसबदार कहलाते थे, बिल्कुल वो मनसब को चलाते थे और मनसबदार कहलाते थे, वेतन निर्धारण करना और ये सब इनका काम होता था। ये स्टेटमेंट सही है। सुलह कुल का विचार हुमायूं द्वारा दिया गया था, यह कथन गलत है। सुलह कुल का विचार जो है अकबर ने दिया था, हिंदू और मुस्लिमों की एकता के लिए। कंद्रिया महादेव मंदिर का निर्माण किस वंश द्वारा किया गया। तो ये चंदेल वंश के शासकों ने जो है कंद्रिया महादेव मंदिर का निर्माण किया है। चारबाग बनाने की प्रक्रिया किस मुगल शासक के समय से शुरू हुई। तो बाबर जो है पहला मुगल शासक था, तो उसके समय से ही चारबाग बनाने की परंपरा शुरू हो गई थी। यहाँ स्तंभ ए और बी का मिलान करना है। देखिए, सोमनाथ का मंदिर बहुत चर्चा में रहा था, जबकि महमूद गजनवी ने इसको आक्रमण करके और इसको लूटा था। तो ये मंदिर जो है सोमनाथ का मंदिर गुजरात में है। यहाँ आपने भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए स्थान वृंदावन का नाम सुना होगा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और इसी प्रकार से राजस्थान में अजमेर है और कांचीपुरम जो है तमिलनाडु में है। तो ये मिलान अगर करें तो सोमनाथ का मिलान होता है गुजरात से, यानी बी से। तो पहले वाले का बी, दूसरे वाले का डी और तीसरे वाले का, तो यहाँ पर देखेंगे पहला जो सोमनाथ का मंदिर है, ये सोमनाथ का मंदिर गुजरात में है, कांचीपुरम तमिलनाडु में है डी, वृंदावन उत्तर प्रदेश में है ए, और अजमेर राजस्थान में सी। तो डी वाला आंसर इसका सही है। निम्नलिखित में से
असत्य कथन छांटिए। शंकराचार्य अद्वैतवाद के समर्थक थे। डेफिनेटली शंकराचार्य जो है अद्वैतवाद के समर्थक थे। उनका मानना था कि जो आत्मा और ब्रह्म है या परमात्मा है वो दोनों जो है एक ही स्वरूप में हैं। लेकिन इन्होंने एक बात कही थी कि ये जो जगत है, दुनिया है, ये माया है, ये धोखा है। तो इस तरीके से इन्होंने सिद्धांत दिया था। ये शंकराचार्य का अद्वैतवाद कहलाता है। सही है। रामानुज ने विशिष्ट अद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। डेफिनेटली रामानुज ने जो है विशिष्ट अद्वैत का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और इन्होंने भी इस तरीके की बात बताई थी कि जो आत्मा है और जो जगत है वो जो है ब्रह्म का ही हिस्सा है और उनको इसी तरीके से अलग नहीं किया जा सकता, जैसे कि सूर्य से उसकी किरणों को अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन इन्होंने शंकराचार्य के अद्वैतवाद से भिन्न थोड़ा सा एक सिद्धांत दिया था। शंकराचार्य ने जगत को मिथ्या माना था, जगत को माया माना था। तो रामानुज ने ऐसा नहीं माना। रामानुज मानते हैं कि जगत मिथ्या नहीं है, माया नहीं है। इस तरीके का सिद्धांत दिया। इसके बाद यहाँ पे लिखा है वीर साहब आंदोलन कर्नाटक में शुरू हुआ। डेफिनेटली वीर साहब आंदोलन जो है कर्नाटक से ही शुरू हुआ। लेकिन यहाँ पर लिखा है नरसिंह मेहता ने मराठी में अभंग की रचना की थी। मराठी में जो पोइट्री डिवोशनल पोइट्री होती है उसको जो है अभंग कहते हैं। लेकिन नरसिंह मेहता जो है गुजरात से रिलेटेड थे, उन्होंने जो है मराठी के अभंग की रचना नहीं की है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। डी। सिराजुद्दौला के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना का नेतृत्व किसने किया? देखिए, सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जब पलासी के मैदान में पहला युद्ध हुआ था तो ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव और इधर सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व कर रहे थे मीर जाफर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो रॉबर्ट क्लाइव होगा। 1782 ईस्वी में साल बाई की संधि ने किस भारतीय शक्ति के साथ किया था? तो देखिए लंबा युद्ध चला था मराठों के बीच में और अंग्रेज़ों के बीच में। 1782 में फिर इनके बीच में एक संधि हुई थी। ये फर्स्ट एंग्लो मराठियन वार जो चला था 1775 से 1782 तक चला था। और इसमें जो अंग्रेज गवर्नर जनरल थे ही वाज वारेन हेस्टिंग्स और इधर महादाजी सिंधिया मराठों की तरफ से थे और इनके बीच में जो है ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई थी 1782 में। तो यहाँ पर मराठे के साथ आंसर आएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का जो गठन किया गया था ये ब्रिटिश लॉयर थे विलियम जोन्स, उनके द्वारा किया गया। और ये बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की थी। शांति निकेतन ये भी बंगाल से संबंधित है। शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राष्ट्रकवि रविंद्रनाथ टैगोर, जिनकी रचना गीतांजलि है जिससे कि हमारा राष्ट्रगान लिया गया है जनगण मन, तो उन्होंने ही शांति निकेतन की स्थापना की थी। और ये शांति निकेतन में एक प्रकार का यूनिवर्सिटी है जिसमें कि लोग जो है म्यूज़िक और सांस्कृतिक इस तरीके की चीज़ों की शिक्षा प्राप्त करते हैं। शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की थी? ये ताराबाई शिंदे ने ये पुस्तक लिखी है, स्त्री पुरुष तुलना। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कौन सा अधिकार है? देखिए, अडल्ट फ्रेंचाइज का जो राइट है, सभी लोग जो है कानून की दृष्टिकोण से समान है। नो डिस्क्रिमिनेशन किसके आधार पे? कास्ट के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, सेक्स के आधार पे, बर्थ प्लेस के आधार पे कुछ नहीं किया जाएगा, ऐसा समानता के अधिकार में कहा गया है। और वयस्क मताधिकार भी प्रत्येक व्यक्ति जो कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है उसको वयस्क मताधिकार देता है। तो ये समानता के अधिकार के तहत है। तो इसका आंसर ए है। भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है? प्रत्येक 10 वर्ष में भारत में जनगणना आयोजित की जाती है। सबसे पहले 1872 में लॉर्ड मायो के समय में जो ब्रिटिश वायसराय थे जनगणना शुरू की गई थी और पहली पूर्ण
जो जनगणना हुई थी वो 1881 में शुरू हुई थी और उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। अभी भी 2021 में जनगणना होनी है। इससे पहले जनगणना के आंकड़े 2011 के आधार पर चल रहे हैं। सामूहिक रूप से टीवी, रेडियो, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यूज किया जाता है? आपने सुना होगा कि मीडिया, तो रेडियो, टेलीविज़न, अखबार, इंटरनेट, इसके लिए मीडिया शब्द का प्रयोग किया जाता है और ये मीडिया को जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। देखिए, लोकतंत्र के 3 स्तंभों के बारे में जानकारी दे दूं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लोकतंत्र के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ है और उनमें एक स्तंभ और जुड़ जाता है मीडिया। मीडिया का बड़ा रोल होता है लोकतंत्र में, तो इसका आंसर बी होगा। साप्ताहिक बाजार का क्या अर्थ है? देखिए, साप्ताहिक बाजार का अर्थ आप लोग समझते हैं कि शहरों में सप्ताह में 1 या 2 दिन जो बाजार लगते हैं विशेष, और उनको साप्ताहिक बाजार कहते हैं, जो कि नियमित नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर सही बैठता है, एक नियत स्थान पर सप्ताह में 1 या 2 दिन लगने वाले बाजार को साप्ताहिक बाजार कहते हैं। देखिए, फेरी लगा कर सामान विक्रय करना ये साप्ताहिक बाजार नहीं हो सकता। थोक में सामान विक्रय करना ये नहीं हो सकता। एक दूसरे की कड़ियों से जुड़े हुए बाजार नहीं हो सकता। जिनिंग मिल क्या है? गिनिंग या जिनिंग मिल क्या होती है? तो देखिए साहब, गिनिंग या जिनिंग जो कहा जाता है, जो कपास के कॉटन बॉल्स होती हैं, तो कॉटन बॉल्स ये जो है उसके बिनौले यानी बीजों को अलग करने की जो प्रक्रिया है उसको जो है जिनिंग मिल में किया जाता है। तो इसका आंसर सेकंड वाला होगा। रुई के गोलों के बीच, यानी जो कपास के रुई होती है उसके गोलों के बीच में बीज होते हैं, उन बीजों को अलग करने की जो प्रोसेस होती है दैट इज़ गिनिंग या जिनिंग। तो उससे संबंधित जो मिल होती है, तो ये हो गया। कपड़ा बनाने की फैक्ट्री बिल्कुल नहीं, कपड़ा पैक करने की फैक्ट्री बिल्कुल नहीं, सामान की ब्रांडिंग करने की फैक्ट्री बिल्कुल नहीं। ब्रांडिंग क्या होती है? आप देखते हैं कि कंपनी में कुछ चीज़ें जो है किसी विशेष नाम से बिकती है, उसे उसका ब्रांड कहते हैं। तो इसको सामान को एक विशेष नाम या चिन्ह जो दिया जाता है उसको ब्रांडिंग कहते हैं, ब्रांडिंग ब्रांड कहा जाता है। और सामान का मूल्य कम बेचना ये गलत है, सामान को एक नियत स्थान पर बेचना गलत है, सामान का मूल्य अधिक करके बेचना गलत है। ब्रांडिंग का मतलब है विशेष पैक में रखना और उसको एक विशेष नाम देना, किसी नाम या चिन्ह से बेचना, उसे ब्रांडिंग कहते हैं। सेंसरशिप क्या है? आपने सुना होगा कि सेंसर बोर्ड या सेंसर बोर्ड ने जो है फिल्म के कुछ भाग को जो है प्रदर्शित करने से इनकार कर दिया है। तो सेंसरशिप क्या होती है? एक प्रकार की रोक होती है। और सेंसरशिप जो है कुछ विवरण प्रकाशित करना है या प्रदर्शित करना है, उस पर रोक लगाने को सेंसरशिप कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। संविधान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो 6 दिसंबर 1946 को किया गया था। और इससे पहले आपको कैबिनेट मिशन ऑफ इंडिया की जानकारी होगी। ये भी 1946 में स्थापित की गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। तो इसका गठन 1946 में किया गया। विधायक कौन होता है? आप जानते हैं कि विधायक को हम एमएलए के नाम से जानते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा का सदस्य, इसको विधायक कहते हैं। पंचायत के सदस्य को विधायक नहीं कहते हैं। राज्यसभा का सदस्य को एमपी कहा जाता है और ग्राम सभा के सदस्य को विधायक नहीं कहते हैं। तो इसका आंसर सी होगा। धर्मनिरपेक्षता क्या है? डियर स्टूडेंट्स, सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में, जो प्रीमेबल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें 1976 में जो 46 अमेंडमेंट हुआ था, उसमें धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि धर्म का राज्य से कोई संबंध नहीं होगा, यानी वो राज्य से अलग होगा। तो इस तरीके की शब्दावली जो यूज़ की गई थी, तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा। धर्म के नाम पे भेदभाव की अवधारणा गलत। सभी लोगों को एक ही धर्म का पालन करना है ऐसा भी नहीं है। और प्रभुत्वशाली धार्मिक संप्रदाय का सदस्य बनने की अवधारणा ये भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर है सी।
राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। इस समय एम वेंकैया नायडू जो है भारत के उपराष्ट्रपति हैं, तो वो राज्यसभा के सभापति है। तो इसका आंसर होगा सी। आगे है, प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेदों का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 14 ये जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी संविधान कानून में सभी लोग समान हैं, इससे रिलेटेड है। और यहाँ अनुच्छेद 15 का जिक्र किया गया है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, क्रीड, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये अनुच्छेद 15 में बताया गया है। अनुच्छेद 18 में नो टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट, किसी भी विदेश से जो है कोई टाइटल स्वीकार नहीं किया जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 17 है जो प्रोहिबिट्स करता है किसको, एबोलिशन करता है ऑफ अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से संबंधित है अनुच्छेद 17। और अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार या जीने के अधिकार या जीवन का मौलिक अधिकार के रूप में है, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और संविधान के अनुच्छेद 21 क या 21A में जो है बच्चों के बाल अधिकार कानून को भी जोड़ा गया है। बाकी सारे मूल अधिकार आपातकाल में सस्पेंडेड कर दिए जाते हैं, लेकिन ये जीवन का जो मौलिक अधिकार है इसे निलंबित नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 26 में जो जीवन का मौलिक अधिकार है इसका आंसर होगा डी, अनुच्छेद 21। कानून में किसी बच्चे को कारखाने, खदान या अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम करने की न्यूनतम आय क्या रखी गई है? देखिए संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 जो संबंधित हैं वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित। और यहाँ पर अनुच्छेद 23 में लिखा गया है कि ट्रैफिकिंग ऑफ इन ह्यूमन बीइंग्स में नहीं की जाएगी, उनसे बेगार नहीं करवाई जाएगी, किसी को बंधुआ मजदूर बना करके नहीं रखा जाएगा। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 24 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने में, किसी खदान में या अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आता है। तो इसके लिए जो उपयुक्त एज है वो है 14 वर्ष। तो बी वाला करेक्ट आंसर। प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। सन 1974 से इसकी शुरुआत हुई थी और 1974 से आज तक जो है प्रत्येक वर्ष जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? आपने ओजोन का नाम सुना है। सूर्य की जो हानिकारक किरणें होती हैं जिन्हें पराबैंगनी किरणें कहते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं, यूवी रेज होती हैं। यूवी रेज जब पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करती है तो ऑक्सीजन को नवजात ऑक्सीजन माने सिंगल ओ में तोड़ देती है, लेकिन सिंगल ओ जो है तुरंत ही O2 से क्रिया करके O3 का निर्माण करता है। और इस तरीके से यूवी की पावर यहीं समाप्त हो जाती है, क्योंकि यूवी आकर के जो है तुरंत पहले O2 के अणु को जो है सिंगल नवजात ऑक्सीजन में तोड़ता है, लेकिन ऑक्सीजन नवजात रूप में नहीं रह पाती है, वो O2 से क्रिया करके O3 बनाती है। तो इस तरीके से हानिकारक किरणों से बचाने में जो बड़ा योगदान है वो ओजोन का है। तो आंसर सी इज करेक्ट। सवाना घास स्थल पाए जाते हैं। देखिए अफ्रीका में भी पाए जाते हैं, अमेरिका में भी पाए जाते हैं, लेकिन पूर्वी अफ्रीका में नहीं है, मध्य अफ्रीका में है, उत्तरी अमेरिका में भी नहीं है, अर्जेंटीना में भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में है। भारत में भी सवाना घास स्थल पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट चॉइस है दैट इज ऑस्ट्रेलिया। सुनामी है। देखिए सुनामी बहुत नुकसान करने के लिए समुद्र में एक प्रकार का तरंगे उठी थी, लेकिन ये तरंगे जो है भूकंप के परिणाम स्वरूप उठती है। तो इसलिए इसका जो आंसर सही होगा वो भूकंप से उत्पन्न सागरीय तरंगे होगा, यानी इसका आंसर सी होगा। ए में चक्रवात नहीं है, बी में तूफान भी नहीं है, तो सी वाला करेक्ट है, भूकंप से उत्पन्न सागरीय तरंगे। यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है? देखिए
पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले जो यातायात के साधन होते हैं जिनमें फ्यूल का यूज़ किया जाता है और ईंधन जब जलता है तो उसके जलने से जो है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड आदि गैसें जब उत्पन्न होती हैं तो उसके कारण वातावरण दूषित होता है। तो यहाँ पे देखिए हवाई जहाज में भी फ्यूल भरा जाता है तो डेफिनेटली ये प्रदूषण के लिए कारक बनेगा। बस में भी फ्यूल भरा जाता है, ये बनेगा, लेकिन साइकिल में कोई फ्यूल नहीं भरा जाता है, इसलिए साइकिल जो है सही आंसर हो गया तो सी। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? देखिए आपको बता दूं कि वायुमंडल में कुछ ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं जो कि सूर्य की जो इंफ्रारेड किरणें होती हैं उनको अवशोषित करके तापमान में वृद्धि करती है। खास करके वायुमंडल में जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो उससे धरती का ताप बढ़ रहा है, तो ताप के बढ़ने को, ताप में जो वृद्धि हो रही है, ये ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम है। तो इसका आंसर ए करेक्ट होगा। मिलान कीजिए और सही विकल्प बताइए। क्रोड, देखिए पृथ्वी के सबसे भीतर का भाग उसको क्रोड के नाम से जाना जाता है, जो नीफे, निकिल और फेरम से बना है, निकिल और लोहे से बना है। यहाँ पर सियाल लिखा है चौथे नंबर पे, तो सियाल का मतलब होता है CSI, SI माने सिलिकॉन और AL मीन्स एल्युमिनियम, तो सिलिका और एल्युमिना से बनता है सियाल। और सैल से जो है, सैल यानी चट्टान या पत्थरों से जो है सड़क और इमारत बनाने में उपयोग किया जाता है। खनिज एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होते हैं, इसे खनिज कहते हैं। तो मिलान अगर करेंगे तो पहले का इस तरीके से आप कर लेंगे। विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो ये चिली में जो है तांबे का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? देखिए हमारे गढ़वाल में आपने देखा होगा कि जो ज़मीन होती है वो ढालदार होती है, स्लोप्स होते हैं, उसमें जो स्लोप्स होते हैं वो तीव्र ढाल होते हैं। तो उन ढालों में जो है हम क्या करते हैं कि सीढ़ी नुमा खेत बना देते हैं, यानी क्या वो बना देते हैं। तो इस तरीके से हम उनमें खेती करते हैं ताकि जो है मृदा के अपरदन को रोका जा सके। तो इसे वेदिका कृषि या टेरेस कल्टीवेशन के नाम से जाना जाता है। तो टेरेस का मतलब होता है ये सीढ़ियाँ या इस तरीके से जो खेत बना दिए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। प्राथमिक क्रिया का उदाहरण है। प्राथमिक क्रियाएं जो है सीधे सीधे जो जैसे गैदरिंग है, हंटिंग है, फिशिंग है, जैसे लंबरिंग है, एनिमल रियरिंग है यानी पशुओं को पालना है, फार्मिंग है खेती करना है, माइनिंग है यानी खनन का काम है। तो इनको जो है प्राथमिक क्रिया के नाम से जाना जाता है। प्राइमरी क्रियाएं होती हैं, प्राथमिक क्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे उद्योग जो है प्राथमिक क्रिया नहीं है, सेकेंडरी है। ये कृषि जो है प्राथमिक क्रिया है, संचार सेवाएं सेकेंडरी हैं, व्यापार भी जो है सेकेंडरी है। तो केवल प्राथमिक क्रिया का उदाहरण है कृषि। तो बी आंसर करेक्ट है। सतत पोषणीय विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? देखिए जो सतत पोषणीय विकास है यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं कि मतलब प्रूडेंशियली जो है हम किसी चीज़ का विवेकपूर्ण दोहन करते हैं, किसी चीज़ का विवेकपूर्ण उपयोग करते हैं ताकि जो है भविष्य के लिए, भविष्य को भी ध्यान में रख करके भविष्य की आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सके। तो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। तो इसे कहते हैं सतत पोषणीय विकास। तो जीवन के सभी रूपों आदर और देखभाल करना, डेफिनेटली मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना भी इसका मकसद होता है। डेफिनेटली प्राकृतिक संसाधनों का निर्ममता से दोहन, ये गलत है। जो प्राकृतिक संसाधन है उनका निर्ममता से दोहन कर देंगे तो वो सतत पोषणीय विकास नहीं कहलाएगा। उसे हमको जो है प्रूडेंशियली यानी विवेकपूर्ण संदोहन करना पड़ेगा प्राकृतिक साधनों का ताकि भविष्य की आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सके। तो ये गलत स्टेटमेंट है। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास में कम से कम करना, यस, प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास कम से कम किया जाता है सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। तो इसका आंसर होगा सी वाला। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्मी ईंधन का उदाहरण नहीं है? देखिए हमारे फॉसिल्स फ्यूल होते हैं जो कि भूमि के अंदर से प्राप्त किए जा रहे हैं।
जैसे कोयला है, डीजल है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, प्राकृतिक गैस है, ये सब हमारे जीवाश्म ईंधन होते हैं। तो इनमें से केवल जल विद्युत या पवन ऊर्जा या जल ऊर्जा, ये जो है जीवाश्म ईंधन के उदाहरण नहीं है, इसलिए बी आंसर होगा। सही मिलान कीजिए। भूमि का उपयोग, ह्यूमस, चट्टान बांध, जैव मंडल। जैव मंडल देखिए जहाँ जीव जंतु रहते हैं, जैसे स्थल मंडल है, जल मंडल है और वायुमंडल है, तो टोटल इसको जैव मंडल के नाम से जाना जाता है। ह्यूमस, मिट्टी में आपने देखा होगा कि जब मिट्टी को पानी में घोलते हैं तो ऊपर जो है कोई पदार्थ, तैरने वाले पदार्थ प्राप्त होते हैं, जो कि जीव जंतु और पेड़ पौधों का अंश होते हैं। तो ऊपरी मृदा का जो निक्षेपित जैव पदार्थ होता है उसको ह्यूमस बोलते हैं। चट्टान बांध जो है मृदा अपरदन को रोकने के लिए तैयार की जाती है। और भूमि उपयोग का मतलब होता है भूमि का उत्पादनकारी उपयोग करना। इस तरीके से इनका मिलान करके आप सही उत्तर को तलाश सकते हैं।